अच्छा जी, तो पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी अबाउट HTML। आज हम CSS स्टार्ट करेंगे। हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था अबाउट CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, और इसके अलावा थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा और फिर CSS पे हम मज़ीद बात करेंगे। तो CSS के हवाले से ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि CSS जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं। CSS हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि HTML की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? पहली लिमिट उसकी ये है कि भाई उसमें जो टैग्स हैं, हर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसी टैग में यूज़ होते हैं, किसी और टैग में आप यूज़ कर नहीं सकते। दूसरे ये कि उसमें आप इवेंट हैंडलिंग नहीं कर सकते। तो ये जो पहली लिमिट है उसकी टैग के एट्रीब्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए फिर हम CSS यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए मैं वही एक सैम्पल वेबसाइट बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ CSS डेमो, और ये मैंने ओके कर दिया। एम्प्टी वेबसाइट है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और इसमें हम अब CSS का कोड लिखना शुरू करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वेबसाइट के अंदर, सबसे पहले तो मैं ऐड करवा रहा हूँ एक HTML का पेज, HTML page.html। अच्छा, अब CSS को यूज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक H1 का टैग यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग CSS। इस पेज का अगर आप आउटपुट चेक करना चाहें तो भाई वो आपको नजर आएगा कुछ इस किस्म का। ठीक है, हेडिंग है H1। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जाके मैं लिख रहा हूँ जनाब कलर, और कलर मैंने जाके डिफाइन कर दिया ब्लू। कलर से मुराद है यहाँ फॉर कलर। ठीक है, अब जब आप इस पेज को रन करके आउटपुट चेक करेंगे तो इसका फॉर कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। H1 में कलर का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो कमी हमने बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट पूरी कर ली। अब आप स्टाइल एट्रीब्यूट में CSS का कोई सा भी एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ चाहें तो बैकग्राउंड कलर, ये सारे जो नजर आ रहे हैं ना, ये सारे CSS एट्रीब्यूट हैं। जैसे आपने लिखा है ना बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आपने, चले इसको आपने ब्लू रखा था, इसको येलो कर दें और इसको भाई ब्राउन कर दें। तो बैकग्राउंड कलर ब्राउन है और फॉर कलर येलो है। ठीक है, सही है। लेकिन ये जो हमने CSS यूज करी है ना, ये सिर्फ इस टैग पे अप्लाई होगी। अगर मैं नीचे जाके एक H1 और यूज करता हूं और उसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं दिस इज सेकंड हेडिंग, तो सेकंड हेडिंग पे वो CSS अप्लाई नहीं होगी जो कि मैंने फर्स्ट हेडिंग पे अप्लाई की है, क्योंकि वो मैंने उसके अंदर टैग में जाके लिखी है। इसके मुकाबले में अगर मैं ये करूं कि हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग लगा दूं, और इस स्टाइल के टैग के अंदर टाइप का एट्रीब्यूट लिख रहा हूं मैं, उसमें मैंने लिख दिया टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ H1, और H1 लिखने के बाद जनाब मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया भाई चले, ये बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर डिफाइन कर देता हूँ। अब ये जो मैंने काम किया है ना, ये पूरा ये H1 और ये ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग और ये एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यू मिलाकर, इसको आप बोलते हैं स्टाइल। ये पूरा एक स्टाइल कहलाता है।
स्टाइल में दो चीजें होती हैं, एक होता है सिलेक्टर और एक होते हैं सीएसएस के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये पूरा एक स्टाइल है, इसको बोलते हैं आप स्टाइल। और स्टाइल में दो चीजें होती हैं, स्टाइल में होता है जनाब सीएसएस का सिलेक्टर और सीएसएस के एट्रीब्यूट्स। हर स्टाइल किसी खास स्टाइल क्या करता है, किसी खास एलिमेंट को सिलेक्ट करता है और उस पर वो एट्रीब्यूट अप्लाई कर देता है। ये एक सिलेक्टर है। इसका मतलब है इस पेज पे मौजूद तमाम H1 लेकर आ जाओ और उनका बैकग्राउंड और फॉर कलर चेंज कर दो। ठीक है, आप अगर इस पेज का आउटपुट देखेंगे तो आपको नजर ही आएगा कि दूसरी वाली हेडिंग पे ही अप्लाई हो रहा है लेकिन पहली पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? असल में ये पहली पे भी हो रहा है, लेकिन बात ये है कि हेड पहले चलता है और बॉडी उसके बाद चलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप इस तरह सीएसएस यूज करेंगे तो ये पहले चलेगी और दोनों का कलर जो है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। उसके चलने के बाद ये वाली सीएसएस चलेगी तो ये पहले को ओवरराइट कर देगी। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जांपल मैं करता ये हूं कि कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं येलो, बल्कि फॉर कलर में येलो नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं। तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि दोनों का फॉर कलर ब्लू हुआ है। तो इसने क्या किया है, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट ओवरराइडिंग। एट्रीब्यूट ओवरराइडिंग क्या चीज है? एट्रीब्यूट ओवरराइडिंग ये है कि इनिशियली इस H1 का बैकग्राउंड कलर ये था और जब मैंने इसके अंदर जाके लिखा ना तो इसने इसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है यहाँ से गया इंस्पेक्ट पे, तो ये मुझे बताएगा कि इस पे क्या सीएसएस अप्लाई हो रही है। गूगल क्रोम का ये टूल है। लेकिन ये बता रहा है कि इस पे ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है। एलिमेंट डॉट स्टाइल का मतलब है इसमें ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये बता रहा है कि बैकग्राउंड H1 के ऊपर ये भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पे देखें आप, ये स्ट्राइक थ्रू हुआ हुआ है। क्यों? इसका मतलब ये ओवरराइट हुआ हुआ है। और इसको अगर मैं यहां से हटा दूं तो फिर ये वाला अप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नई बात आ रही है ना समझ में? देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारता हूँ तो 3 उंगलियों के निशान आ जाए, उसके बाद उससे जोर से थप्पड़ मारूं तो 5 उंगलियों के निशान आ जाए, तो टोटल कितनी उंगलियों के निशान होंगे आपके चेहरे पे? 5 होंगे, 3 छुप जाएंगे 5 के पीछे, बस। ठीक है, ओवरराइट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ये ध्यान में रखें, ये फीचर है सीएसएस का। ये जो स्टाइल होते हैं ना, ये जर्नल स्टाइल होते हैं। जर्नल स्टाइल से क्या मुराद है, ये इस पूरे पेज पे जहां जहां H1 आएगा ना, सबके लिए। ठीक है, ये जो है ना वो कुछ स्पेशल टाइप के लिए आप यूज करते हैं। तो मिसाल के तौर पे पेज पे 10 H1 है तो उनके जो ऐसे एट्रीब्यूट है जो 10 के 10 पे दिखाना है वो आप ऊपर लिख दें। अच्छा, किसी में एक आदमी चेंज करना है तो ऊपर लिखेंगे तो सब में हो जाएगा, तो आप उसमें अंदर जाके उसमें तो वो पिछले को ओवरराइट कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा तरीका क्या डिस्कस किया था हमने, वो ये था कि भाई हमारे पास एक सेपरेट क्या हो, CSS फाइल हो और उसमें स्टाइल लिखा हुआ हो। जैसे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं और फॉर कलर यहाँ पे वाइट कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि अपनी CSS फाइल को लिंक करवा देते हैं बाय यूजिंग लिंक टैग। अब इस H1 के साथ, बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हो रही है? ये वो आजाद उम्मीदवार है जिसको हर पार्टी अपनी तरफ खींच रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इस पे ये स्टाइल भी अप्लाई हो रहा है, इस पे ये भी अप्लाई हो रहा है, और यहां से भी H1 ही एक्सिस होके उसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो अभी इसका क्या आउटपुट आएगा आपके ख्याल में? देखें, ऊपर वाले का क्या कलर होगा? ये वाला बैकग्राउंड कलर ब्राउन होगा, ओवरराइड होगा। नीचे वाला जो सेकंड टाइम जो हमने लिंक किया वो होगा। हाँ,
अच्छा इस वाले H1 का क्या बैकग्राउंड और फॉर होगा? जो लिंक वाला है लिंक हम लिख रहे हैं। अच्छा चलें देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। इसमें बात ये कि कौन सा कोड पहले चल रहा है। पहले ये चल रहा है, ये बैकग्राउंड कलर ये कर देगा, फॉर कलर ये कर देगा। अच्छा फिर ये चल रहा है तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। इसमें क्या है, बैकग्राउंड ब्लू है, फॉर कलर व्हाइट है, तो इसका तो ये रह जाएगा, इसका फिर ये बैकग्राउंड चेंज कर देगा, तो नतीजे में आउटपुट ये नजर आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड ब्राउन है और फॉर कलर व्हाइट है। अच्छा मैं ये करता हूँ कि इसको यहाँ से कट करके ऊपर लिख देता हूँ, तो अब पहले ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, तो ये इसको ओवरराइट कर देगा, फिर ये एक बैकग्राउंड कलर ओवरराइट होगा, तो आउटपुट कुछ इस किस्म का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी भी समझ में आई नहीं तो छोड़ दें, दफा करें, आगे चलते हैं। ठीक है, सही है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि CSS अप्लाई करने के लिए या तो आप उसके टैग में जाके लिखें, या हेड में लिख दें, या फिर एक अलग फाइल बना के उसके साथ उसको लिंक करवा। अच्छा आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने पिछली दफा भी बात कर ली थी, और मैं यहाँ पर जो है वो अब ऐड करवा रहा हूँ एक और HTML पेज, जिसका नाम हम रख देते हैं CSS example, और इसको करवा देते हैं ऐड। अच्छा फिर उसके बाद जनाब ये चीज ध्यान में रखें कि CSS के अब हम बात करने जा रहे हैं सिलेक्टर्स के ऊपर। तो CSS के अंदर बहुत सारे सिलेक्टर हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं ID सिलेक्टर, एक होते हैं भाई जिनको हम कहते हैं टैग नेम सिलेक्टर, और एक होते हैं जनाब जिनको हम कहते हैं क्लास नेम सिलेक्टर। तो ये सिलेक्टर्स क्या कैसे यूज होते हैं इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर साथ ही साथ थोड़े से एट्रीब्यूट्स भी देख लेंगे। तो देखें ये पेज है मेरे सामने, इसके अंदर मैं कुछ डिव्स बना रहा हूँ। मैंने लिखा जनाब यहाँ पे डिव, और इसके अंदर मैंने ID डिफाइन की। इस वाली डिव को मैं कह देता हूँ DB टॉप। ठीक है, इसी के नीचे एक और डिव बना रहा हूँ मैं, इसको ID हम दे देंगे DB लेफ्ट। फिर इसके नीचे एक और डिव बना रहा हूँ जनाब मैं, इसको मैं कह देता हूँ DB राइट। फिर इसके नीचे एक डिव और बना रहा हूँ, इसको कह देता हूँ जनाब DB बॉटम। तो ये 4 डिव्स मैंने यहाँ पर बनाई हैं, और चारों के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, और चारों को मैंने कोई ID असाइन कर दी। ठीक है, अच्छा इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अभी तो आउटपुट में कुछ भी नहीं है, पेज पे चारों डिव्स मौजूद हैं, लेकिन ना उनमें कोई टेक्स्ट है, ना उनकी हमने कोई एट्रीब्यूट डिफाइन किया, एज ऑफ एम्प्टी है। अच्छा फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जो CSS फाइल थी ना हमारी, उसको मैंने इसके साथ लिंक करवा दिया। ठीक है, कौन सी थी भाई, ये वाली, ये हमने इसके साथ लिंक करवा दी। इससे होगा ये कि अब इस स्टाइल शीट में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा ना, उसका इम्पैक्ट इस पेज पे आएगा। अभी इसमें H1 लिखा हुआ है, तो H1 तो पेज पे है नहीं, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। सही है, ठीक है ना, देख लें आप, आउटपुट इसका एम्प्टी है अभी। अच्छा अब मैं आ रहा हूँ CSS में। तो पहली बात ये समझें कि ये जो ID सिलेक्टर होता है ना, इसके लिए हम हैश का सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको CSS फाइल में कहीं भी हैश का सिंबल नजर आ जाए, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम कोई किसी ID को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा DB टॉप, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके लाओ जिसकी ID क्या है, DB टॉप। अब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो कोई PV पैराग्राफ भी हो सकता है, वो कोई टेबल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिंपल ID लिखा हुआ है,
और आईडी नॉर्मली एलिमेंट में रिपीट नहीं होती, पेज पे रिपीट नहीं होती है, सही है, नेम रिपीट हो जाता है, आईडी नहीं होती है। बहरहाल ये आईडी सिलेक्टर है, तो आपने उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया जिसकी आईडी क्या है। अब उसके बाद जनाब मैं यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा भाई विड्थ जो है वो आप डिफाइन कर दें 100%, किसकी, उस एलिमेंट की जिसकी आईडी डीवी टॉप है। फिर मैंने कहा जनाब हाइट इसकी आप डिफाइन कर दें 100 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा आउटपुट देखते हैं, तो हाइट और विड्थ हो गई है, लेकिन क्योंकि नजर क्यों नहीं आ रही, वाइट है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया लाइट ब्लू। तो आप देखेंगे कि अब आपको ये वाली डिप नजर आएगी जिसकी विड्थ कितनी है 100% और हाइट कितनी है 100%। अच्छा जी, फिर जनाब मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ हैश, और फिर मैंने लिखा डीवी लेफ्ट। इसका मतलब कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट करके लाओ जिसकी आईडी क्या है। अब यहाँ जो एट्रीब्यूट लिखूंगा वो किस पे अप्लाई होंगे, जाके उस डिफ पे अप्लाई होंगे। ये पूरा क्या है, इसको बोलते हैं स्टाइल, ये एक स्टाइल है, सही है। ये कास्केडिंग स्टाइल शीट है, इसमें बहुत सारे स्टाइल होंगे, ये एक स्टाइल है। एक स्टाइल में एक सिलेक्टर होता है और उससे रिलेट और वो बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, तो वो एलिमेंट, वो सिलेक्टर जो वैल्यू सिलेक्ट करके लाएगा एट्रीब्यूट उस पर अप्लाई होंगे। ये सिलेक्टर जिसको भी सिलेक्ट करके लाएगा तो यहाँ जो एट्रीब्यूट में लिखूंगा वो उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विड्थ, और वो मैंने लिख दी 30%, फिर मैंने लिखा हाइट 500 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया लाइट ब्लू, सेम कलर वही वाला डिफाइन कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको डीवी लेफ्ट नजर आएगी, सही है। अच्छा अब इस आउटपुट को देख के क्या बात आ रही है आपके जहन में, कुछ आ भी रही है या नहीं आ रही। हाँ हाँ, अब ये सवाल पूछ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये डिव ऊपर वाले डिव के ऊपर है कि नीचे है, क्या मसला क्या है। अब आपको एक काम करके दिखाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसकी विड्थ 30 के बजाय 100 कर देता हूँ, सही है। आउटपुट चेक करते हैं। अब मुझे बताएं पेज पे एक डिव है कि 2 डिव है, कैसे कह रहे हैं आप 2 डिव, ये आउटपुट देख के आपको लग रहा है। तो ये बात ध्यान में रखें कि डिव और दूसरी डिव के दरमियान कोई गैप नहीं होता, समझ में आ रही बात। अभी तो इनका कलर सेम है ना, अगर मैं इसका कलर डिफरेंट कर दूं तो फिर आपको पता चलेगा कि असल में ये 2 डिव्स हैं। ये 2 डिव्स हैं, ये एंड हो रही है तो दूसरी शुरू हो रही है, लेकिन क्योंकि दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं है, और ये डिफ की जो है ना, ये एक्चुअल वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर भी है। यानी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गैप नजर नहीं आएगा इधर, हालांकि यहाँ ये डिफ खत्म होकर दूसरी शुरू हो रही है। इसके मुकाबले में अगर आप पैराग्राफ यूज करेंगे तो ब्रेक आएगा, टेबल के अंदर टीआर टीडी भी होगी ना तो भी गैप होगा, लेकिन 2 डिव्स के दरमियान गैप नहीं होता। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इसकी विड्थ हमने 30% रखी थी और हाइट रखी थी 500 पिक्सल। अच्छा जी, उसके बाद जनाब मैं यहां पर आ रहा हूं, मैंने लिखा जनाब डीवी राइट। तो अब कौन सी डिव सेलेक्ट होकर आएगी, तीसरी वाली डिव जिसकी आईडी क्या है। अब मैं लिख रहा हूं जनाब विड्थ, और ये मैंने डिफाइन कर दी 70%।
और हाइट मैंने डिफाइन कर दी 500 पिक्सल्स, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूं जनाब लाइट ग्रीन, सही है। तो आप देखेंगे कि ये तीसरी डिव आपको यहां ऐसे नजर आएगी। नॉर्मली वेबसाइट्स के अंदर जो कलर स्कीम होती है ना, वो लाइट स्कीम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि डार्क कलर जो है ना वो एक मखसूस एज तक पसंद आते हैं, उसके बाद नफरत हो जाती है। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो दुनिया में बुढ़े लोग हैं, ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, तो उनको कौन से कलर पसंद होते हैं? लाइट कलर पसंद होता है। तो थीम कौन सी यूज करनी है? लाइट यूज करनी है, ठीक है। चले आप हाँ, वो डिपेंड करता है ना कि आप, एक तो ये भी डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट किस बिजनेस के लिए बना रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा ये कि मैं ये बताना चाह रहा था कि ज्यादातर लाइट प्रेफर की जाती है। बाकी इसमें एक पॉइंट असल में ये है कि आप अपनी पसंद नापसंद को साइड पे कर दें और जो आपका क्लाइंट या कस्टमर जो चाह रहे हैं ना उसके हिसाब से बनाएं, ठीक है। तो ये तो आपकी चॉइस है ना, कलर तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये भी कलर नजर आ रहा है, अभी अजीब सा कॉम्बिनेशन है, किसी को अजीब सा लग रहा होगा, किसी को सही लग रहा होगा, ठीक है। 12। तो ये कौन सी डिव हो गई आपके पास? थर्ड डिव भी डिफाइन हो गई। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? ये डिव एंड हो रही है और ये शुरू हो रही है, और ये डिव का डिफॉल्ट बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है? मतलब क्या है? क्या नहीं, हाँ, एक डिव खत्म होगी और दूसरी शुरू होगी तो वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी। समझ में आ रही बात? देखिए, कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जब वो एंड हो और नया शुरू हो तो वो उसी लाइन से शुरू होता है। जैसे फॉन्ट का टैग है, अगर आप फॉन्ट का टैग एंड करें और नया फॉन्ट का टैग शुरू करें तो वो उसी लाइन से शुरू होगा। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जब वो एंड होंगे और नया टैग शुरू होगा तो लाजमी एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा। जैसे हेडिंग के टैग है या डिव का टैग है, तो ये डिव के टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके लिए मैं यहाँ पर CSS का एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है फ्लोट। मैंने लिख दिया फ्लोट लेफ्ट। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? DV लेफ्ट में। और फिर मैंने फ्लोट लेफ्ट लिख दिया, कहाँ लिखा? राइट में। जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा, सही है। ये क्या हुआ? सेकंड और थर्ड एक लाइन में DV लेफ्ट और राइट एक ही लाइन में आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है?